बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो सबसे पहला तो सवाल आता है कि रिफाइन का क्या मतलब होता है। रिफाइन का मतलब होता है, आप कह सकते हैं प्यूरिफाई करना, है ना। आप ऐसा कह सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो कि 100% प्योर नहीं है, उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज मिली हुई है, तो वो एक रिफाइनिंग का प्रोसेस हो जाएगा। एक बहुत ही वेग से एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने घर में देखा होगा कि मम्मी लोग क्या करती है, चावल में से कंकड़ निकालते हैं, है ना। तो कंकड़ निकाल रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो उसमें इम्प्योरिटी है, जो चावल में इम्प्योरिटी है, कंकड़ प्रेजेंट है, उनको हटा रही है, तब आपका जो चावल बनेगा दैट वुड बी मोर प्योर। यही तो मतलब हुआ ना। तो रिफाइनिंग का सिंपल मतलब हो गया कि जो मिक्सचर है उसमें से प्योर सब्सटेंसेस को या प्योर कंपोनेंट को अलग अलग करना। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारे पास सी वाटर है, ठीक है, और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सी वाटर में प्राइमरी कंपोनेंट NaCl है, और भी कंपोनेंट्स है, लेकिन हम मेन NaCl की बात कर रहे हैं। तो जो आप NaCl अलग कर रहे हैं सी वाटर से, वो रिफाइनिंग ही तो हो गया कि उस पूरे मिक्सचर में से आपने सी वाटर को अलग कर लिया, है ना। तो यहाँ पर पेट्रोलियम या रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम या पेट्रोलियम रिफाइनिंग का क्या मतलब हुआ। जैसा आप पहले से ही जानते हैं कि पेट्रोलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। व्हाई ब्लैक गोल्ड? क्योंकि वो काफी प्रेशियस है। प्रेशियस क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और जिससे कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हो, है ना। तो अगर आप ब्लैक गोल्ड, जो कि बहुत सारे मिक्सचर, बहुत सारे कंपोनेंट का मिक्सचर है, अगर आप हर कंपोनेंट को अलग करते हो तो दैट प्रोसेस वुड बी नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग, है ना। सो इसको अगर टेक्निकली देखें तो द सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन द क्रूड पेट्रोलियम इज नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग। प्रोसेस का नाम है पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है। पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, याद आया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यस, the distillation process which is based on the difference in their boiling points। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 20 होगा तब हम उन कंपोनेंट को सेपरेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मोर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तब हम उसको नॉर्मल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं। ये आपको पहले से ही पता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को डिटेल में पढ़ा था। फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की हम लोगों ने बात की थी, याद है? तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है दैट इज अ मेथड, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वेरियस कंपोनेंट्स फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम इज नोन एज। तो प्रोसेस है तो उसको आप पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहेंगे, जो मेथड है उसको आप बोलोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये पॉइंट समझना जरूरी है, ठीक है। तो रिफाइनिंग में ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूटिलाइजेशन होगा। रिफाइनिंग ब्रॉडर टर्म है, उसमें बहुत सारे टेक्निक्स यूज होंगे, जिसका कि एक टेक्निक क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। तो जैसे आप सभी को बच्चों पता ही है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमें एक टर्म आपको बताना है, वोलाटाइल। क्यों बताना है? क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। वोलाटाइल, वोलाटाइल का क्या मतलब होता है? वोलाटाइल का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत ही आसानी से अपने वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? वोलाटाइल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब वोलाटाइल सब्सटेंस का पेट्रोलियम रिफाइनिंग से क्या कोरिलेशन है, तो थोड़ा सा और पहले समझते हैं। भाई कोई सब्सटेंस वोलाटाइल कब होगा, कोई भी सब्सटेंस अपने वेपर्स में कब कन्वर्ट होगा? सिंपल, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा वही तो आसानी से अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। सिंपल एग्जांपल देखिए बच्चों, आप सभी लोगों के घर में नेल पॉलिश रिमूवर जरूर होगा, है ना। नेल
नेल पॉलिश रिमूवर नहीं होगा तो एटलीस्ट डीओ तो जरूरी होगा जो आप स्प्रे करते हैं। और आजकल तो सैनिटाइजर भी है, अगर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है, हाथ में लगाने के बाद वो तुरंत ही वेपोराइज हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है, और बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट की वजह से वो जल्दी से अपने वेपर्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉइंट ये है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर जल्दी बनेगा। कहने का मतलब वो क्या हो जाएगा, दैट इज अ वोलाटाइल सब्सटेंस, जल्दी से वेपर्स बनाएगा। तो हम इस वोलाटाइल को रिफाइनिंग के पर्सपेक्टिव में क्यों पढ़ रहे हैं, ये समझने वाली बात है। पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अगर हम लोग जब बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, मान लीजिए हमारे पास सब्सटेंस ए है, सपोज बॉइलिंग पॉइंट 60, सब्सटेंस बी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 70, और सब्सटेंस सी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 50। तो अगर हम इन तीनों सब्सटेंसेस में से कहें, अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट सेपरेट आउट होगा? ऑब्वियसली सी सेपरेट आउट होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है ना। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले वेपर्स बनाएगा, और जब सबसे पहले वो वेपर्स बनाएगा तो वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो एज अ रिजल्ट ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जब भी हम क्रूड पेट्रोलियम, क्रूड का मतलब जो आपने एज सच सी से निकाला हुआ है, ड्रिल करके निकाला हुआ है, सी ऑयल वेल से निकाला हुआ है, तो वो जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको बोलते हैं क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कच्चा तेल जिसको बोलते हैं ना, न्यूज में अगर आप सुनते हो तो कच्चा तेल, क्रूड पेट्रोलियम, है ना। तो क्रूड पेट्रोलियम यही है। जब क्रूड पेट्रोलियम की बात करते हैं मतलब उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, फिर इस क्रूड पेट्रोलियम को किया जाता है फर्दर रिफाइन, और उस जहां पर ये रिफाइनिंग होती है उनको आप क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, राइट। तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज क्या है? पेट्रोलियम रिफाइनरीज वो जगह है जहां पर आप क्रूड पेट्रोलियम को फर्दर रिफाइन करते हैं। ठीक है, सिंपल बातें हैं, खाली टेक्निकल टर्म्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि अगर हम क्रूड पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो आपको पता ही है कि क्रूड पेट्रोलियम में बहुत सारे कंपोनेंट है, तो जब आप उसकी रिफाइनिंग करेंगे तो क्या बनेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। मैं कुछ प्रोडक्ट्स की बात करने जा रहा हूं और उनके कुछ यूजेस की बात करने जा रहा हूं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ व्हाट, ऑफ कोर्स पेट्रोलियम रिफाइनिंग जब कर रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनेंगे। तो जो सबसे पहले नाम आता है वो आता है गैसेस। ठीक है, गैसेस में क्या हो गया, जैसे कि आप ब्यूटेन, खास करके जो आप घरों में एलपीजी यूज करते हैं, है ना, एलपीजी, तो गैसेस में एलपीजी आ जाएगा जो आप घरों में यूज कर रहे हैं। और ये क्यों आया, ये सबसे पहले क्यों लिबरेट होता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है। और यूसेज कहाँ है, आप खुद ही देखो, इंडस्ट्री में और डोमेस्टिक यूज में आप एलपीजी यूज करते हो, करते हैं कि नहीं भाई। जो सिलेंडर आ रहा है वो एलपीजी है। एलपीजी का फुल फॉर्म भी बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नहीं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, इट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो समझिए। एक्चुअल में तो ये गैस ही है, एक्चुअल में ये गैस ही है, लेकिन जब आप इस गैस को खूब कंप्रेस कर देते हैं तो ये लिक्विड जैसा बिहेव करने लगता है। वापस जब आपको मैटर में लेके चलेंगे, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए अगर हम इसको लिक्विड मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये गैस का एग्जांपल हो जाएगा, है ना। ऐसे तो आप लोगों ने डायग्राम में पढ़ा है। तो देखिए लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिस्टेंसेस ज्यादा होंगे, यहाँ पर डिस्टेंसेस कम है। तो अगर आपने बाहर से प्रेशर लगा के इन मॉलिक्यूल्स को खिसका के इसके पास कर दिया तो इट विल बिहेव लाइक अ लिक्विड। यहाँ पर यही किया गया। जो बॉटल्ड गैस है, याद आया बॉटल्ड गैस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था,
ऐसी गैसेस जिनको आप कंटेनर में कंप्रेस करके रख सकते हो वो बॉटल्ड गैस होती है। तो जितनी भी बॉटल्ड गैस है, चाहे सीएनजी की बात कर लो, चाहे एलपीजी की बात कर लो, राइट, चाहे नेचुरल गैस की बात कर लो, वो सब क्या है, उसे बॉटल्ड गैस है, मतलब उनको जब कंप्रेस किया गया है तब वो लिक्विड जैसा बिहेव करते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। व्हाट इज ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर आता है पेट्रोल का। तो देखिए आप खुद भी देखिए, अगर सिंपल एग्जांपल से आप एक चीज समझ सकते हैं, पेट्रोल अगर आपको थोड़ा सा मिल जाए, नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पापा से कह के उनकी गाड़ी से थोड़ा सा पेट्रोल निकाल लीजिए, ठीक है, ये कर सकते हैं। और ऐसे आप कहीं अगर डीजल मिल जाए या केरोसिन मिल जाए या नहीं हो समझ में आ रहा तो आप वाटर से कंपेयर कर लीजिए, दोनों को एक प्लेट में रखिए, देखिए जल्दी से वेपराइज कौन होता है। ऑफ कोर्स पेट्रोल होगा। अगर आपके पास पेट्रोल, केरोसिन और डीजल है तो पहले पेट्रोल वेपराइज होगा, फिर केरोसिन वेपराइज होगा, फिर डीजल वेपराइज होगा, राइट। तो ये जो वेपराइज है मतलब हम वोलाटाइल से कोरिलेट कर सकते हैं, जो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट होगा दैट इज इट इज मोर वोलाटाइल, और जो मोर वोलाटाइल होगा दैट मींस उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, तभी तो वो जल्दी से वेपराइज हो जा रहा है। ओके, तो पेट्रोल का यूज बताइए बच्चों, पेट्रोल का यूज क्या है, पेट्रोल का यूज क्या है, तो गैसेस ये एग्जांपल हमने दिया, लिक्विड का एग्जांपल पेट्रोल हो जाएगा, मतलब ये फर्स्ट नंबर पर एलपीजी लिबरेट होगा, फिर सेकंड नंबर पर पेट्रोल हो गया लिबरेट, और इसका यूज क्या हो गया पेट्रोल का, आप खुद ही देखो ना, जितनी भी आसपास व्हीकल्स चल रही हैं उसको ड्राइव करने के लिए पेट्रोल रिस्पॉन्सिबल है ना। तो डोमेस्टिक यूज में या इंडस्ट्रियल यूज में या कमर्शियल यूज में भी हम लोग जो व्हीकल्स हैं वो मोस्टली हम लोग किससे रन करने की कोशिश करते हैं, उसको रन करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल, ठीक है। एलपीजी का यूज जो मैंने बताया भाई, घर में आप यूज कर रहे हो हीट प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो, इसके अलावा जो मूवमेंट है, जो व्हीकल्स है उसमें भी एलपीजी फिट होती है। एलपीजी किट आपने सुना होगा, सीएनजी किट आपने सुना होगा, कंपनी फिटेड भी आती है, वहां से भी आप फिट करा सकते हो, है ना। तो फिट कराने का बेनिफिट क्या होता है, ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, दैट्स इट, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन है, एलपीजी भी आप यूज कर सकते हो, पेट्रोल भी आप यूज कर सकते हो। पेट्रोल के बाद नंबर आता है केरोसिन का। केरोसिन, केरोसिन आप कहाँ यूज करते हैं, तो देखिए पहले के टाइम में, अगर अब तो खैर केरोसिन धीरे धीरे लोगों का यूसेज कम हो गया, लेकिन पहले का टाइम में मिट्टी के तेल के लिए जो सरकारी दुकानें होती हैं जिनको हम लोग कंट्रोल बोलते हैं, वहां पर बहुत लंबी लाइन लगती थी, है ना। तो अभी भी लगती है, ऐसा नहीं कि नहीं लगती है, अभी भी लगती है। तो जो केरोसिन है ये एक सोर्स है ऑफ सोर्स ऑफ फायर है, ठीक है। आप अभी भी इसको डोमेस्टिक यूज में यूज करते हैं, स्टोव्स आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अब बहुत ही रेयर है, लेकिन रेयर का मतलब कम जगह दिखता है, सब लोग अब एलपीजी प्रीफर करते हैं, लेकिन अभी भी आपको कहीं बिल्कुल मिल जाएगा स्टोव, हवा भरने वाला स्टोव हो जाता है, उस पर से आप केरोसिन भरते हैं और फिर वहां से वो चलने लगता है, ठीक है। अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, पहले केरोसिन से वो गैस लैंप्स होते हैं जिसको लोग पेट्रोमैक्स बोलते हैं ना, गैस लैंप्स होते थे, वहां पर भी केरोसिन यूज होता था। तो केरोसिन आप बर्निंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, लाइटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट यूज है जो एविएशन फ्यूल होता है, एविएशन का मतलब जो एरोप्लेन्स है, जो फाइटर जेट्स है, उनके फ्यूल में आप केरोसिन यूज करते हैं। तो केरोसिन इज यूज्ड एज एविएशन फ्यूल। एविएशन का मतलब भाई वो नॉर्मल एरोप्लेन भी हो सकता है, फाइटर जेट भी हो सकता है, हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, सो ऑन, कोई भी उड़ने वाली चीज होगी तो उसको फ्यूल में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल में ये आएगा कि ये मत कह दीजिएगा कि सर इसको हम लोग वहां रॉकेट में यूज करते हैं, रॉकेट में नहीं यूज करते, वहां पर कंप्रेस्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूटिलाइज की जाती है, ठीक है। पेट्रोल के बाद नंबर आता है डीजल। तो आप डीजल कहाँ यूज करते हैं, तो देखिए डीजल जो हैवी व्हीकल्स है, खास करके जो ट्रक्स हैं, बसेस हैं, ठीक है, वहां पर आप यूज करते हैं। इसके अलावा जो जनरेटर्स है वहां पर आप डीजल यूज करते हैं, मतलब जो हैवी मशीनरी है, हैवी मशीनरी है, वहां पर आप डीजल एज फ्यूल यूज करते हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप कार में नहीं यूज कर सकते, डीजल कार्स भी आती हैं, ठीक है। आप कुछ बच्चे ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर अगर हमारे पास पेट्रोल कार है, पेट्रोल कार है और अगर हमने उसमें डीजल भर दिया तो क्या होगा, पेट्रोल कार है और हमने उसमें डीजल भर दिया क्या होगा। भाई देखिए
थोड़ा सा चला गया तब तो समस्या नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा डीजल चला जाएगा तो इंजन सीज हो सकता है ना। जो जिस चीज के लिए बना वही चीज तो आप करोगे। अब आप सोचो कि जो एलपीजी सिलेंडर है उसकी जगह हम क्या बोलते हैं, केरोसिन भर के जलाए तो कैसा चलेगा, नहीं चलेगा। तो मॉडिफिकेशन इस तरीके से किए जाते हैं इंजन में। तो अगर थोड़ा बहुत है तो उतना हार्म नहीं होता, लेकिन अगर लार्जर क्वांटिटी में होता है तो उसमें हार्म हो सकता है और हार्म होता है, राइट। तो डीजल आप कहाँ यूज करते हैं, डीजल आप यूज करेंगे जितने भी हैवी मशीनरी है, चाहे व्हीकल्स या बसेस ट्रक्स की बात कर लेते हैं, या जनरेटर्स की बात करते हैं, जो फार्मर्स के लिए जो इंजन होता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है कि ये सब ड्रिवन बाय होते हैं डीजल, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल जिसको कि हम लोग लुब्रिकेंट्स बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स, ठीक है। लुब्रिकेंट्स का यूज, पहली बात तो लुब्रिकेशन की जरूरत क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। आपको पता ही है कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन पता है, जब दो बॉडीज एक दूसरे पर मूव होती हैं तो जो जिस फोर्स की वजह से हीट जनरेट होती है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा। इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, बहुत ही विस्कस, बहुत ही गाढ़ा लिक्विड डाला जाता है ताकि एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ पाए। सिंपल एग्जांपल है, अगर आपके नॉर्मल हैंड से आप इसको रब करिए तो क्या होगा, बहुत जल्दी हीट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। आप खूब सारा तेल थोड़ा सा डाल के तब रब करिए, हीट जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है एंड दस जो मशीनरी की एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करता है। कभी भी आप गाड़ी की सर्विसिंग कराइए तो हमेशा लुब्रिकेटिंग ऑयल चेंज किया जाता है। क्यों चेंज किया जाता है भाई, लुब्रिकेटिंग ऑयल की एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन होगा कि भाई इतने किलोमीटर तक वो ठीक ठीक काम करेगा, मतलब इतने यूजेस तक ठीक ठीक काम करेगा, फिर उसके बाद लुब्रिकेटिंग कैपेसिटी कम होने लगती है। तो इसलिए आप उसमें क्या करते हैं, इसलिए आप इंजन ऑयल को चेंज करते हैं और ये बहुत जरूरी पार्ट है। इसके अलावा आप घर में भी देखिए, कभी कभी दरवाजे आवाज करने लगते हैं, चूं चां ऐसे करने लगते हैं, तो उसमें क्या करते हैं पापा, उसमें पापा या मम्मी भी डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। तो ऑयल डालने से क्या होगा, जब सरफेस के बीच में लुब्रिकेटिंग ऑयल आ जाता है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में ही नहीं आएगा, तो वो जो आवाजें आती है वो बंद हो जाती है, ठीक है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट है, हाँ इधर चल रहे थे, इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स का आप यूज कहाँ करते हैं बच्चों, पैराफिन वैक्स का यूज कहाँ करते हैं? तो देखिए पैराफिन जो वैक्स है, जो ऑइंटमेंट्स होते हैं, ऑइंटमेंट्स, ठीक, ऑइंटमेंट्स का क्या मतलब होता है, जो भी आप क्रीम्स यूज करते हैं, क्रीम, ठीक है, स्किन क्रीम जो आप यूज करते हैं उसमें कुछ कंपोजिशन होता है पैराफिन वैक्स का। इसके अलावा जो मेजर यूज है कैंडल्स, कैंडल्स आप जानते हैं वहां पर भी यूज करते हैं। एक आपको बहुत मजेदार बात बताते हैं, अगर जो आप सेब वगैरह लेने जाइए मार्केट में, राइट, सेब, ठीक, तो सेब की सरफेस पर भी लोग क्या करने लगे हैं, पैराफिन वैक्स लगाने लगे हैं। और तो ये ठीक नहीं है, लेकिन क्यों लगाते हैं समझना जरूरी है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। और होता क्या है कि हमारे पास एप्पल है, उसकी सरफेस से क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिससे वो वाटर कंटेंट को लूज करता है, इसीलिए जो सेब बहुत पुराना हो जाता है धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, ये आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अगर पैराफिन वैक्स से उसको कोट कर देंगे, रब कर देंगे, तो वो सारे पोर्स बंद हो गए। जब सारे पोर्स बंद हो गए तो हमारे पास जो क्या बोलते हैं वाटर है वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, तो सेम वैसा का वैसा ही मेंटेन करेगा। इन द सेम वे जो हम लोग स्किन क्रीम भी लगाते हैं ना, जिसको मॉइस्चराइजर बोलते हैं, उसका भी यही काम ही होगा, पोर्स को बंद कर देगा और वाटर लॉस को प्रिवेंट कर देगा। तो वैक्स, पैराफिन वैक्स का जो यूसेज है स्किन क्रीम्स में यूज हो रहा है। इसके अलावा आप उसे कैंडल्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैंडल्स बनाते हैं, राइट। इसके बाद जो बच जाता है, मतलब ये सब कुछ निकालने के बाद जो बच गया है उसको बोलते हैं बिट्यूमेन। तो देखिए ये सारे प्रोडक्ट्स हमने कहां से निकाले, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने निकाले क्रूड पेट्रोलियम में। तो इतने सारे कंपोनेंट्स निकलते चले जा रहे हैं, जब सब कुछ सारी चीजें निकल गई उसके बाद जो बचता है उसको बोलते हैं बिट्यूमेन, है ना। अब इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन देखिए ह्यूमन बींग्स कितने चालाक है, जिसमें कुछ भी नहीं है उसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं। कहा यूटिलाइज करते हैं, सरफेसिंग ऑफ रोड्स, जो रोड में आप जो ब्लैक ब्लैक देखते हैं ना,
ब्लैक, एकदम थिक विस्कस लिक्विड जो होता है ब्लैक, जिसको हम लोग लोकल भाषा में डामर कहते हैं, कोल्टार। कोल्टार तो खैर सही टर्म नहीं है, डामर सही है, लेकिन उसको कोल्टार भी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। याद, कोल्टार याद है क्या है? कोल्टार इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। पॉइंट याद आया? एनीवे, तो जो विटामिन है जो बच गया है, जो बच गया है उसको बोला गया विटामिन। और विटामिन को कहां पर आप यूज करते हैं? विटामिन को आप यूज करते हैं फॉर लेवलिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, तो ये बहुत कुछ कंपोनेंट्स है, कुछ कंपोनेंट्स है ऑफ क्रूड पेट्रोलियम में, क्रूड पेट्रोलियम के, जो आप एज ए रिजल्ट ऑफ रिफाइनिंग ऑब्टेन करते हैं, और उनके कुछ कुछ ये यूजेस थे। ठीक है, ओके। तो बच्चों, जब ये हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ गए, और आपको सबको पता ही है, चाहे कोल हो चाहे पेट्रोलियम हो, ये दोनों ही क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये दोनों ही क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो इसीलिए इन दोनों का जो यूटिलाइजेशन है वो हमें बहुत ही ध्यान से करना है। इनकी वेस्टेज कतई नहीं करनी है, हमेशा संभाल के इनको यूज करना है। क्यों? क्योंकि जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी तो थोड़ा बचा के रखना है, कि आप पूरा खुद ही यूज कर जाओगे। तो इसीलिए इनको थोड़ा सा बचा के रखना है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हम क्रूड पेट्रोलियम और कोल को कैसे बचाएंगे? तो आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, अल्टरनेटिव सोर्सेज। अल्टरनेटिव सोर्सेज या रिसोर्सेज बोल दीजिए, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, वैकल्पिक ऊर्जा। अल्टरनेटिव का मतलब, सिंपल एग्जांपल से हम आपको बताते हैं। देखिए भाई, मान लीजिए हम जो पहले गाड़ी से ही शुरुआत करते हैं, या आप समझ लो किससे शुरुआत करें, जनरेटर से शुरुआत है फॉर एग्जांपल। तो हमारे पास जब भी लाइट चली जाती है, हम लोग क्या करते हैं? जनरेटर ऑन कर देते हैं। ठीक है, जनरेटर में क्या हो जा रहा है? आपका फॉसिल फ्यूल का ही तो कंजप्शन हो रहा है, डीजल का ही तो कंजप्शन हो रहा है। तो डीजल खत्म होता जा रहा है। अब इसका अल्टरनेटिव सोर्स क्या है? हमारे पास सोलर प्लेट्स भी अवेलेबल है, सोलर पैनल्स भी अवेलेबल है। तो अगर हम अपने छतों पर सोलर पैनल्स लगवा दें, तो उस केस में क्या होगा? हम डीजल तो नहीं खर्च कर रहे। ठीक है, अब एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि लोग कहते हैं कि भाई सोलर पैनल तो बहुत महंगा है। बात बिल्कुल सही है, सोलर पैनल महंगा है, लेकिन पहली बार के लिए जब आप इंस्टॉल कराते हैं। लेकिन अगर रनिंग कॉस्ट देखोगे ना, बस खाली पर लगाने का ही तो पैसा है, उसके बाद तो कोई पैसा नहीं है। धीरे धीरे करके 2 साल या 3 साल में पूरा का पूरा जो कॉस्ट था वो रिकवर हो चुका होता, उसके बाद तो फ्री है, तो आपका डीजल का पैसा बचता जाएगा। पहली चीज तो, अगर आप सोलर प्लेट्स यूज करते हैं, मतलब सोलर एनर्जी को आप यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा, थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स क्या करते हैं? ये कोल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कोल से पहले कोल से पहले स्टीम बनाते हैं, स्टीम से वो टरबाइन चलाते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो जो थर्मल पावर प्लांट्स है वो भी बहुत सारा कोल कंज्यूम करते हैं। तो अगर थर्मल पावर प्लांट्स की जगह हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स पर शिफ्ट कर जाए, ठीक है, विंड एनर्जी को यूज करें, सोलर फार्म्स को यूज करें, तो क्या होगा? हम लोग बहुत सारा कोल बचा सकते हैं। तो ये तो बहुत लार्जर स्केल की बात हो गई। अब हम लोग एज मतलब स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं? भाई आप, सिंपल बात है, अगर आप सेविंग कर रहे हो ना, तो आप वेस्टेज को कम कर रहे हो। आपको खाली सेव करना है। कैसे? घर में जो अननेसेसरी बिजली जल रही है उसको आप बंद करिए, सिंपल बात है। अननेसेसरी जिसकी जरूरत नहीं है उसको आप बंद कर सकते हैं, है ना भाई? जब, क्योंकि आप वेस्ट कर ही रहे हो, तो क्यों वेस्ट करना? कहीं से तो उसका यूटिलाइजेशन हुआ होगा ना, एनर्जी कंज्यूम करके वो बनी होगी, तो वो वेस्टेज आप रोक सकते हो। दूसरा क्या काम कर सकते हो कि जो व्हीकल्स हैं, अननेसेसरी व्हीकल्स आप यूज ना कीजिए। मतलब आसपास जाना है, पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं। ठीक है, अगर गाड़ी पे आप गए भी, तो अगर आप रुके हुए हैं तो इंजन ऑफ कर दीजिए। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो आप सबको पहले से ही पता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पीसीआरए की भी बात की थी। पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, पीसीआरए की हम लोगों ने बात की थी। तो ये करता क्या? ये ऐसे छोटे छोटे से आपको टिप्स बताएगा, और इसकी वेबसाइट पर आप जाके भी देख सकते हैं कि आप कैसे बहुत सारा एनर्जी सेव कर सकते हैं। बिलीव मी, अगर आप घर में भी अगर आप
सारे मेथड्स फॉलो करेंगे तो आप काफी सारा एनर्जी सेव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी टिप्स है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस करें, बहुत छोटी छोटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको चावल बनाना है, ठीक है, तो एडवाइजेबल है आप कुकर में चावल बनाइए, पहला एडवाइस, ठीक है, ये सभी लोग को घर में फॉलो होता है। दूसरा एडवाइस है, जिन चावल को बनाना है आप उसको 15 मिनट भिगो दीजिए, पहले से पानी में डाल दीजिए, तो उनको पकने में कम टाइम लगता है। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन वही हम लोग करते नहीं है। अगर करें तो आप बहुत सारा एनर्जी सेव कर सकते हैं। और एनर्जी सेविंग से फायदा क्या होगा ये भी आप समझिए। एक फायदा तो ये हो रहा है कि हम लोग जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसको कंजर्व कर रहे हैं, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है, हम लोग पॉल्यूशन, क्योंकि जब आप किसी भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करोगे कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ पॉल्यूशन जरूर होता है, तो उसको हम लोग रिड्यूस करें तो दो काम कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को भी बचा रहे हैं और पॉल्यूशन को भी कम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अल्टरनेटिव सोर्सेज में तो अभी हम लोगों ने तो आप अल्टरनेटिव सोर्सेज में देखा कौन कौन सा, हम लोग विंड यूज कर सकते हैं, हम लोग सोलर यूज कर सकते हैं, हम लोग टाइडल, टाइडल क्या होता है जरा ये भी देख लेते हैं। टाइडल एनर्जी जानते हैं क्या होता है, जो सी में जो लहरें आती हैं उन्हीं को तो टाइड्स बोलते हैं, हाई टाइड लो टाइड। तो उस टाइडल एनर्जी को यूज करके भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा सकता है ना। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं जिनको हम लोग यूटिलाइज करके अपने जो कन्वेंशनल जो हमारे पास में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको प्रिजर्व किया जा सकता है, राइट। तो आई होप बच्चों आप थोड़ा थोड़ा घर में जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनको थोड़ा कंजर्व करना शुरू करेंगे और ये चैप्टर आपके लिए आसान हो गया होगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।